और यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में, जो TSSB में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मैंने आप लोगों से बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। तो प्रागैतिहासिक काल जो था, उस समय क्या माना जाता था, जो व्यक्ति दिव्यांग होते थे वो जन्म के समय ही या तो शैशव अवस्था में उन्हें क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता था। तो एक बात तो आपको ये बात पता भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक पाषाण युग के बारे में जिक्र किया था। तो पाषाण युग में क्या बताया गया था कि असामान्य मानसिक अवस्था वाले जो व्यक्ति थे, जिसको आप दिव्यांग बोलते हो, असामान्य व्यक्ति थे, वो असामान्य उनकी मानसिकता थी, एबनॉर्मल मेंटल एबिलिटी थी उनकी। तो ऐसे व्यक्तियों को पिशाच आधिपत्य कहा गया था पाषाण काल में। ठीक है, इनको ठीक कैसे किया जाता था पता है? जादू टोना झाड़ फूक खोपड़ी में छेद करके उनको ठीक किया जाता था। और ये समय था पिशाच आधिपत्य का। पिशाच आधिपत्य बोलो या तो आप इसे बोलो पाषाण युग, तो बात दोनों एक ही होगा। ठीक है। और इसके बाद फिर आया था, मैंने आपको बताया था, अथर्ववेद को लेकर। और अथर्ववेद में जो है दिव्यांगों के लिए उपचार के लिए भारत में स्टार्ट जो किया गया था अथर्ववेद में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भारत में दिव्यांगों के उपचार के लिए गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया गया था। गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया गया था। तो मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में बताया था। ठीक है भाई। फिर मैंने आप लोगों से बताया था कि प्राचीन युग में जो विकलांगता या जो दिव्यांगता रही, वो हम देखते हैं 5000 ईसा पूर्व पहले से ही। क्योंकि रामायण काल में अगर आप देखें तो मंदबुद्धिता का जो उल्लेख मिला है वो रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, उसमें मिला है। और आप लोगों को अगर मैं बात करूँ 4वीं शताब्दी को लेकर, तो आप लोगों को नाम पता होगा, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम है कौटिल्य। जो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में अपमानजनक शब्दों का क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अपमानजनक शब्दों पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। बट उनका जो दृष्टिकोण था वो दिव्यांग बच्चों को लेकर था। ठीक है, तो ये कौटिल्य की भी भूमिका बहुत अच्छी थी उस समय। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करूं, कौटिल्य ने कुछ गुप्तचर रखे थे और वो गुप्तचर थे मुख बधिर वाले। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। फिर आपने उपनिषदों के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। और फिर मैंने एक महान पुरुष के नाम भी के बारे में भी आप लोगों से चर्चा किया था, जिसका नाम था महान अष्टावक शारीरिक दिव्यांग करके था, है ना। मैंने इसके बारे में भी बताया था। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी शारीरिक दिव्यांग थे, ये भी मिला है। राजा धृतराष्ट्र के बारे में भी आप लोगों को मिला है। एक चिकित्सक थे जिसको आप जानते हैं, हिप्पोक्रेटस करके नाम आता। इन्होंने शारीरिक रोगों के समान मानसिक रोगों के कुछ स्वाभाविक कारणों के बारे में जानकारी दी थी। तो आप ध्यान रखिएगा, नाम उनका था हिप्पोक्रेटस करके। जो शारीरिक रोगों को एक समान मानसिक रोग के रूप में कुछ स्वाभाविक कुछ कंपोनेंट या कुछ फैक्ट उन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत कर दिया था। नाम क्या था, हिप्पोक्रेटस। ठीक है। इर्था एक नाम बताया था मैंने, इर्थना करके, चिरुपल्लुकर करके नाम बताया था, और अय्यावार करके नाम बताया था। 2 नाम बताया था आप लोगों से। संगम साहित्य में मंद बुद्धि व्यक्तियों को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, मतलब डेफिनेशन को सही तरीके से स्पष्टीकरण कर दिया था अय्यावार और इर्थना ने। और ये 200 ईसा पूर्व की बात हो रही है। इतना डीप में नहीं जाना है आप लोगों को, बशर्ते आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आप लोगों को समझना। मनुस्मृति के बारे में भी बताया था, ठीक है, आप लोगों से लास्ट टाइम में। और शुरुआत करता हूँ प्रथम शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों से बता रहा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। प्रथम शताब्दी के बाद दिव्यांगता का कोई विस्तृत इतिहास नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी कुछ तथ्यों तथा खोजकर्ताओं के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप प्राप्त परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे थे। देखिए, अब मैं आपको एक बार बता दूं, ये बात मैं कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन के इतिहास पर। तो स्पेशल एजुकेशन के इतिहास में प्रथम शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक कोई एक अहम जानकारी हमें नहीं मिल पाई थी, कोई अहम तथ्य हमें नहीं मिल पाया था। ठीक है भाई, तो ये बात तो साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने शोध किया था और किसी को भी कुछ जैसे अपने अनुभव के आधार पे ही लगा लेते थे सारी चीज़ें, इमेजन के आधार पे वो एक्टिविटी करते थे उस समय। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक का नाम अभी बताया था
हिप्पोक्रेटस को लेकर, तो इसने शारीरिक रोगों के समान जो मानसिक रोग हैं उसको स्वाभाविक कारणों का जो जानकारी दिया था वह एक अनुभव के आधार पर दिया था अपने। एक प्रकार से उसने जो शोध किया था तो वो इतना सकारात्मक नहीं साबित हो सका, सकारात्मक साबित नहीं हो पाया हिप्पोक्रेटिस का। और ये बात मैं कह रहा हूँ 17वीं शताब्दी तक चली आई थी ये कंडीशन। फिर उसके बाद देखिए 1983 में मुखर्जी जी का नाम आता है। सन 1983 में अनुसार ये बताते हैं कि 320 और 480 ईसा पूर्व गुप्त सम्राट के समय शारीरिक रूप से विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तो देखिए मुखर्जी जी ने 1983 में ये बात बताई थी कि जो गुप्त सम्राट के समय में शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों को कुछ हम ओकेशनल ट्रेनिंग दिया करते थे। जो पहले के समय में दिव्यांग बच्चे हुआ करते थे 320 और 480 के ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, गुप्त सम्राट के समय की बात कर रहा हूँ। ये क्रियाविधि उस समय क्या हुआ करती थी, कार्य जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते थे और इन्हीं के माध्यम से उनको क्या किया जाता था, पुनर्वासित किया जाता था और पुनर्वासित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। और ये बात मुखर्जी जी ने 1983 में कही है कि उस समय हुआ करता था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गुप्त सम्राट से तो ये बात आई है, लेकिन गुप्त सम्राट के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मुखर्जी। तो 1983 में आप ये ध्यान रखेंगे एक पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि कब से मिला है व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की प्रक्रियाएं। ठीक है भाई, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी समय में ही धर्म, हिंदू धर्म की बात करें या बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इस्लाम धर्म आदि के उपदेशों में अक्षम व्यक्तियों का भी सम्मान देने की बात की जाती थी। तो देखो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है भाई, कि पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म के माध्यम से लोगों को उपदेश दिए जा, और उपदेश ऐसे हुआ करते थे सकारात्मक टाइप के, मतलब एक प्रकार का उनको सक्षम बनाने की बात की जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर इन उपदेशों में अभिभावक को क्या किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था, एक प्रकार से अभिभावक को जागरूक किया जाता था उस समय, जिससे अपने बच्चों के साथ जब वो क्रियाविधि करते थे तो उनके बच्चे क्या हुआ करते, पुनर्वासित हुआ करते थे। तो ये क्रियाविधि उस समय से चली आ रही। तो हिंदू धर्म में भी ऐसा कुछ था, बौद्ध धर्म में भी था, जैन धर्म में भी था, इस्लाम धर्म में भी था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन चारों धर्मों में भी उपदेश के माध्यम से जो दिव्यांग व्यक्ति हुआ करते थे उनको सम्मान भी दिया जाता था, उनको सेवा भी प्रोवाइड की जाती थी, उनको पुनर्वासित भी किया जाता था, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। तो ये पहले से चला आ रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसी समय में आप देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदुओं को यह मानना था कि निर्धन, ठीक है, निर्धन और अक्षम व्यक्तियों की सेवा के पुण्य और स्वर्ग अधिकारी होता था। मतलब यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि इस समय हिंदुओं को यह मानना था कि निर्धन और अक्षम व्यक्तियों की सेवा करने से हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, और यह एक प्रकार से स्वर्ण अधिकार हुआ करता था। तो उस समय आप ये बात समझ सकते हैं कि जैसे अब आपने किसी को सेवा प्रोवाइड कर दिया है, आपने कार्यक्रम बनाकर या व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उसे पुनर्वासित कर दिया है, तो एक काम क्या करते थे ये लोग कि उसका नाम देते थे ये पुण्य का काम है, ये स्पेशल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ये नहीं मानते थे। स्पेशल एजुकेशन का जो पार्ट आया था वो 18वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, पहले की शताब्दी में ऐसा नहीं था, बशर्ते देते तो थे काम, लेकिन उसका नाम ये नहीं था कि आप स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पर ये नाम रखा गया था कि आप सेवा दे रहे हैं, उसको आप पुण्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ऐसी क्रियाविधि हुआ करती थी पहले के समय में। चलिए एक बार मुझे ज़रा बताइए, क्या मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए। पीपीटी नहीं दिख रही है सर। पीपीटी नहीं दिख रही है? क्या बात कर रहे हैं आप, पहले बोलना चाहिए आपको ना। क्या किसी को भी पीपीटी नहीं दिखाई दे रही भाई? नीतू मैडम बताइए ज़रा, मंजू मैडम, किसी को भी पीपीटी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है क्या? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसी समय बौद्ध, मंताली और सिजातक कर ने
गतिविधियों के माध्यम से व्यवहारिक पद्धतियों से जड़ बुद्धियों को शिक्षित करने के लिए आरंभिक प्रयास किया गया। आप लोगों को पता है जजिया कर एक होता है, जजिया कर जानते हैं? दिल्ली में जजिया कर लगाया गया था और एक सांकेतिक कर था। हाँ, अभी शायद हाँ हाँ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि उस समय बौद्ध की बात हो रही है, जो मंताली सिजातक कर के, और ये मंताली सिजातक कर ने, ये देखो नाम है कोई एक जो टेक्स्ट वगैरह नहीं है, जैसे मैंने जजिया कर वगैरह बताया, मैंने यहाँ पे नाम उसका आ गया तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना? तो यहाँ पे गतिविधियों के माध्यम से इन्होंने व्यवहारिक पद्धति से जड़ जो थी, जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति आप समझ गए होंगे, टर्मन के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड करो तो जड़ बुद्धि भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि कम बुद्धिहीन मतलब कम बुद्धि वाले बच्चे, है ना। तो इन जड़ बुद्धि को शिक्षित करने के लिए आरंभिक प्रयास किया गया था। तो ये समय था किसका? बौद्ध समय का। शिक्षा के लेकर अगर कोई बात किया गया तो उस समय तो वह था मंताली सिजातकर ने ये गतिविधि के माध्यम से व्यवहारिक पद्धति से जोड़ते हुए दिव्यांग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था, परंतु सफल नहीं हो पाया। कारण क्या था सफल ना होने का? वहाँ पर संसाधन नहीं था। क्या नहीं था? संसाधन ना होने के कारण से ये सफल नहीं हो पाया था उस समय बौद्ध काल में। जस्ट इसके बाद कुछ शिक्षकों ने यह प्रयास जारी रखा कि उन्होंने दिव्यांग बच्चों को विद्यालय से एकदम ना हटाकर उन्हें प्रतिभावान विद्यार्थियों की तुलना में विद्यालय में अधिक समय तक रखा। कहने का मतलब ये रहा यहाँ पर कि जब ज़्यादा सफल तो नहीं रहा, लेकिन अब ऐसा भी एक्टिविटी नहीं हुई कि उसको छोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी कुछ शिक्षक थे, उन शिक्षकों का जो प्रयास था वो बराबर कंटिन्यू सतत चलता रहा दिव्यांग बच्चों के प्रति, और दिव्यांग बच्चों को प्रतिभावान विद्यार्थी बनाने के लिए उन्होंने विद्यालय में जब चीज़ें इन्वॉल्व किया तो साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने सामान्य बच्चों के साथ एक विशेष बच्चों को भी जोड़ा, सामान्य बच्चों के साथ एक विशेष बच्चों को भी जोड़ा। तो ये क्रियाविधि बनाने के लिए एक प्रकार से प्रतिभावान विद्यार्थी की तुलना में इस तरीके की क्रियाविधि उन्होंने देना शुरू कर दिया, परंतु फिर भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था, सफल ना होने का रीज़न यही था, संसाधन सिर्फ से केवल संसाधन। ठीक है, बाकी वो लोग करते थे ये क्रियाविधि, लेकिन पहले के समय में उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है भाई, हेय दृष्टि का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना। उनको घृणा करते थे उनसे सभी लोग, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है, एक समय ऐसा भी था जहां पे शिक्षक घृणा करते थे। बताया है कि नहीं बताया? बताइए जरा। बोलिए भाई। मैंने इतिहास में, हिस्ट्री में आप लोगों को ये चीज़ें बताया है कि जिस समय पिचास आधिपत्य हुआ करता था, पाषाण युग हुआ करता था, उस दौरान में भी अगर मैं बात करूं तो लोग अंधविश्वास वगैरह में झुके रहते थे, पड़े रहते थे, उसमें अंधविश्वासों में थे वो लोग। तो ज़्यादा सकारात्मक कारण नहीं हो पाया था। तो जब सकारात्मक नहीं हो पाया था तो उस समय क्या करते थे भाई? बड़ा चिंतायुक्त स्थितियां थी, और चिंतायुक्त स्थितियां होने का मतलब ये था कि शिक्षक गुरुजन के द्वारा भी घृणा की जाती थी। मनुस्मृति, मनुसंहिता में मिला है ये बात। मनुसंहिता में ये बात मिली हुई है कि पूर्व अपराध और पापों का जो अपशिष्ट का कारण है वो गुरुजनों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखने जाने लगे। जड़ बुद्धि बच्चों को, मुख बधिर बच्चों को, दृष्टिहीन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को जो जन्म दे रहे हैं भाई, उनको घृणा दृष्टि से देखा जाता था, और ये गुरुजनों के द्वारा देखा जाता था। ये मनुसंहिता में मिला हुआ है। मैंने अभी लास्ट वाली क्लास में बताया है, आप लोग भूल जाते हो, भूला मत करो। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाने वाले हैं यहाँ से। फैक्ट अभी आ नहीं रहे हैं, फैक्ट अभी आएंगे आगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये कार्य किया गया, परंतु ज़्यादा सकारात्मक नहीं हुआ, क्योंकि ये समय था बौद्ध धर्म का। ठीक है, वहाँ पर भी ये कुछ शिक्षकों क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, परंतु दिव्यांग बच्चों को। याद रखेंगे ये भी। तो आगे हम बात करें, सम्राट अशोक के समय में बात हुई मठ में। सम्राट अशोक, ये मौर्य काल की बात हो रही है।
तो मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय में मठों में अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के वर्णित चिकित्सालयों में दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और उपचार की व्यवस्था भी थी। और आप लोगों को मैं बता दूं, जब एक बार पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ था तो उस दौरान, ठीक है, जितने भी मगध के लोग थे, पाटलिपुत्र के लोग थे, जितने भी व्यक्ति थे, वो सारे के सारे एक प्रकार से घायल हो चुके थे और दिव्यांग भी हो चुके थे। तो उस समय बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था उपचार करने के लिए, ट्रीटमेंट, मतलब उसको पनिशमेंट किया गया था कि आप जाओ दिव्यांगों को क्या करो। तो वही बात यहाँ पर मिली है कि लुम्बनी नहीं, लुम्बनी तो बुद्ध धर्म का था, ठीक है, बुद्ध धर्म का था। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए सम्राट अशोक के समय में मठों में क्या किया गया था, उस समय की चिकित्साओं का बारे में चर्चा हुई थी, देखने को मिला था, प्लस में दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल की बात भी हुई थी और उपचार की व्यवस्था भी की गई थी। उसी समय से हुआ था। मुझे उस राजा का नाम याद नहीं है जिसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है, परंतु इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस इतना ही समझिए कि ये मौर्य काल से ही मिल रहा है दिव्यांग बच्चों का उपचार वगैरह, ठीक है भाई। दिव्यांग व्यक्तियों की बारे में देखभाल उपचार वगैरह की जो व्यवस्था थी उस समय से मिल रहा था पाटलिपुत्र में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रथम शताब्दी के अंतर्गत विशेष शिक्षा की विश्व की पहली पाठ्य पुस्तक आई। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट मिलेगा, हाँ ये फैक्ट है और आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रथम जो विश्व की पहली पाठ्य पुस्तक है जो है पंचतंत्र की रचना हुई, और इस किताब में जो रचना की गई है वो रचना की गई थी पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। और पंडित विष्णु शर्मा ने, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो यहाँ से जो है फैक्ट के रूप में समझिए, पंडित विष्णु शर्मा जो हैं राजा अमर शक्ति के दरबारी थे। अभी ये मत समझ लेना कि इनकी किताब है पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की रचना की जब विशेष शिक्षा की प्रथम शताब्दी में, तो ये राजा हुआ करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये दरबारी हुआ करते थे। राजा तो वहाँ पे अमर शक्ति था और उन्होंने राजा के 5 पुत्रों में से 3 पुत्रों को क्रमशः इस तरीके से बताया। एक पुत्र का नाम रखा वसु शक्ति, दूसरे पुत्र का जो नाम था युग शक्ति और तीसरे का अभिक शक्ति। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ली कि राजा शक्ति के कौन सा पुत्र नहीं था, क्यों? क्योंकि विशेष शिक्षा में ये चीज़ें वर्णित की गई है पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा, जो कि विशेष शिक्षा की प्रथम पुस्तक है। और राजा अमर शक्ति के ये बेटे हैं तीनों के तीनों। और यहाँ पर कहा गया कि एक प्रकार से महामूर्ख और महान बुद्धिहीन व्यक्ति थे और इनको शिक्षा देने हेतु पंचतंत्र की रचना की गई है। तो पंचतंत्र की रचना क्यों की गई? तो राजा अमर शक्ति के बेटे को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। आज हम देख रहे हैं कि पूरे हमारे इंडिया में ये चीज़ें जो है भारत में लागू हो चुका है, स्पेशल एजुकेशन, जो कि एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनकर पूछा जाता है, ठीक है। तो उनके 3 पुत्र थे, यशु शक्ति, युग शक्ति, अभिक शक्ति, और इन्हों 3 पुत्रों को जो मूर्ख थे इनको क्या करना था? प्रशिक्षण देना था। इसीलिए ये पंचतंत्र की रचना की गई थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, सबसे प्रथम पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रेय किसको जाता है? पंडित विष्णु शर्मा के। कौन थे ये? दरबारी थे, ठीक है, याद रखिएगा। किसके दरबारी थे? राजा अमर शक्ति के, ठीक। दूसरा नाम पूछ सकते जी, कातिलाबाद अरबी में इसका नाम। चलिए ठीक है, मैं आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं सुन पाया हूँ। कातिलाबाद है सर इसका दूसरा नाम। कातिलाबाद, कातिलाबाद, काफिलाबाद, कातिलाबाद उर्दू में। अच्छा अरबी अच्छा, में। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, होगा। तो आप बस इतनी बातें यहाँ पर, इतनी चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके किताब का नाम कौन है और इसके पुत्र कौन है, कौन कौन से हैं, किस लिए आई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं 4वीं शताब्दी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा, इसमें कहा गया कि दिव्यांग बच्चों के लिए सिंहल द्वीप में, कौन से द्वीप में? सिंहल द्वीप में। अब जैसे अब ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न तो आते हैं, ऑप्शन में यही द्वीप दे देता है, तो आप सोचते हैं कि हमने कभी इसे तो देखा ही नहीं है, DSSB वाले बहुत टफ क्वेश्चंस बनाते हैं। बात तो ठीक है, वो यहीं से प्रश्न ऐसे टॉपिक से उठाते हैं। तो 4वीं शताब्दी में दिव्यांग बच्चों के लिए सिंहल द्वीप में आश्रम का निर्माण हुआ था। तो आश्रम का निर्माण कहाँ हुआ था? सिंहल द्वीप में हुआ था।
अच्छा, ये आश्रम का जो निर्माण है किससे संबंधित है? तो मतलब विकलांग बच्चों के लिए जो आश्रम का निर्माण किया गया 4वीं शताब्दी में, उसका नाम बताइए। तो सिंहल द्वीप। ठीक है, तो आप लोग को यही ध्यान रखना है। तो ये सिंहल द्वीप में आश्रम का निर्माण हुआ। आगे बात बढ़ती है तो फिर 12वीं शताब्दी आ गया। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी थे, ये द्वितीय हेनरी राजा, इन्होंने कानून बना दिया और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे, जो मंद बुद्धि व्यक्ति और जो मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति होंगे, उनको अलग कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12वीं शताब्दी में इन्होंने अलग अलग तरीके से राजा हेनरी के द्वारा अध्ययन देखने को मिला कि मानसिक रोग वाले जो व्यक्ति होंगे वो अलग होंगे, मंद बुद्धि व्यक्ति वाले अलग होंगे। मंद बुद्धि व्यक्ति क्यों अलग होंगे? क्योंकि वो जन्मजात एक प्रकार की दशा है, एक कंडीशन है, तो इसलिए उनको उनके अंतर्गत अलग कारण मिलेंगे, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। मानसिक रोग के जो व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों में अलग कारण मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लगभग अगर मैं बात करूं आपसे 99% आप लोगों को मानसिक रोग के कारण में अगर देखने को मिलता तो वातावरणीय कारक मिलता है। तो इसलिए इसको पृथक कर दिया गया कि मानसिक रोग अलग है और मंद बुद्धि व्यक्ति जो हैं वो अलग हैं। ये बात हुई थी राजा हेनरी के, इंग्लैंड के राजा थे ये हेनरी, और इन्होंने कानून बनाया था कि इनका हम अलग अलग से इनको प्रशिक्षण देंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देंगे इन्हें, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग स्केल होगा। दिव्यांग व्यक्ति में मतलब मंद बुद्धि व्यक्तियों का, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हो, जिसको मेंटल इलनेस बोलते हैं, उनके लिए अलग एक्टिविटी होगी। इस तरीके क्रियाविधि जो था राजा हेनरी के द्वारा चलाया गया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, 12वीं शताब्दी में हुआ था। अच्छा, इंग्लैंड का नाम क्यों मैं ले रहा हूँ? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पहले ब्रिटिश शासन ही था इंडिया में, अपने भारत में, तो बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी भी हुआ करती थी जो इंग्लैंड का कानून हुआ करता था वो भारत में भी लागू हुआ करता था। कुछ ऐसी भी क्रियाविधि थी, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों को पता भी है इसके बारे में। तो आप ऐसे यहाँ पर भारत का नाम नहीं आएगा, लेकिन इंग्लैंड का ही नाम आएगा। तो इंग्लैंड में आप राजा हेनरी का ही नाम रखें, तो वहाँ का कानून था जो भारत में भी चलाया जा रहा था उस समय। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये 12वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी की बात करता हूँ मैं आप लोगों से। अच्छा, प्रश्न जैसे अगर आपसे पूछेगा ये कि बताइए मंद बुद्धि और मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए अलग कानून किसने बनाया, तो आप कहना हेनरी ने बनाया था, राजा हेनरी। आपको मिलेगा वहाँ ऑप्शन में राजा हेनरी करके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध के लोगों ने इसे दुष्ट आत्मा अधिपत्य माना है। अब उत्तरार्ध आप जानते हैं हमारे अर्थ के बारे में, और यहाँ पर अगर मैं इक्वेटर बना दूँ, आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, पार्ट पेपर जो है फर्स्ट तो आप लोग कर ही रहे होंगे, तो आपको पता होगा ये कि विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, इसके नीचे कौन सा, उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे उसको कौन सा गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसके ऊपर जितने भी देश हुआ करते थे, उत्तरार्ध में जितने देश हुआ करते थे, ऐसे व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को क्या मानते थे, मतलब दुष्ट आत्मा का अधिपत्य मानते थे ये। तो उस समय आप जानते भी भली भांति तरीके से कि क्या बोला गया पिचास अधिपत्य में, यही बोला जाता था कि भाई जादू टोना शोरगुल झाड़ फूक खोपड़ी में छेद करके उनको ठीक किया जाता था, जैसा कि आपको पता भी है इस समय। और ये इसलिए करते थे क्योंकि वो मानते थे कि दुष्ट आत्मा और उनका अधिपत्य है, और इसीलिए पिचास अधिपत्य उसका नाम भी रखा गया था। ठीक है, तो ये 15वीं शताब्दी में ऐसी क्रियाविधि हम लोगों को देखने को मिल जाती है उत्तरी गोलार्ध को लेकर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और कहता है कि सदी के अंत में, जब 15वीं शताब्दी या जब इसका अंत हुआ, तो उसके अंत में उन्हें जादूगर एवं डायन समझा गया, उन्हें जादूगर और डायन समझा गया, और मानसिक असमानता से ग्रसित व्यक्तियों को शारीरिक दंडित भी किया जाता था। और आप भली भांति तरीके से भी जानते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रागैतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो उस समय बच्चों के जन्म के समय और शैशवावस्था में ही मार दिया जाता था। ऐसा घटना घटित हुआ करती थी पहले के समय में। परंतु आज अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो धीरे धीरे आज का कहने का तात्पर्य ये रहा कि 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। आज कहने का मतलब ये हुआ मेरा 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी में क्या बात हो गई कि मानसिक असमानता से ग्रसित व्यक्तियों को शारीरिक दंड दिया जाने लगा उस समय, और इसको आत्मा का आधिपत्य भी मानते थे, जादूगर डायन समझते थे ये सारे के सारे लोग। ये 15वीं शताब्दी की बात हुआ करती थी। 16वीं शताब्दी की बात करूं तो दिव्यांग को मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, तो पहले इनको क्या बोला जाता था, मूर्ख बोला जाता था दिव्यांग व्यक्तियों को, 16वीं शताब्दी तक। और इसी काल के उत्तरार्ध में
अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर एक नाम है पोप। क्या नाम है? पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी जो है प्रथम ने धर्मदेश जारी कर दिया और धर्मानुयायियों को विकलांगों की सहायता करने के लिए निर्देश दे दिया। तो यहाँ से एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। आप लोगों ने ये चीज़ें तो अच्छे तरीके से समझ गए आप लोग कि भाई उत्तरार्ध में जो लोग थे वो तो कहते थे कि भाई ये दुष्ट आत्मा का आधिपत्य जमा रखे हैं ये लोग हैं, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों को बोला करते थे। फिर इसी काल में ही जैसे समय बीता, फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी आया तो उसका नाम रखे मूर्ख, कि हम इनको मूर्ख के नाम से बोलेंगे। प्लस में मैं बताऊं उसी समय इसको पोप गेगरी का समय था, वो काल था, राजा था, और इसने प्रथम धर्मदेश जारी कर दिया। और जैसे धर्मानुयायियों के जो दिव्यांग को सहायता करने के लिए, मतलब उस समय इन्होंने क्या बोल दिया, धर्मदेश आदेश करने का मतलब एक प्रकार से उपदेश दिया करते थे धर्म के आधार पे, और कहा करते थे कि दिव्यांगों की सहायता करनी है। तो ये चीज़ें आ गई थी उस समय 16वीं शताब्दी में कि चलो मदद किया जाए उनकी, दिव्यांगों की, ठीक है। और ये धर्म के अनुसार जो है किया करते थे। नाम क्या आता है उनका, जो धर्म के आधार पर बताया कि दिव्यांगों की सहायता करनी चाहिए, पोप ग्रेगरी का नाम आएगा, ग्रेगरी का नाम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये धर्म के आधार पे क्या किया गया, मॉडिफाई, विचारों को मॉडिफाई किया जा रहा है उस समय। और इसी शताब्दी में या इसी शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी के बाद से जो दिव्यांग थे उनके संदर्भ में कोई कुछ विशिष्ट परिदृश्य इतिहास प्राप्त नहीं हो पाया, मतलब कोई फैक्ट हमें जानकारी तो नहीं मिल पाई। लेकिन इस समय इन्हें भी बुरी आत्मा कहकर घर से बाहर कर दिया जाता था। तो हालांकि पोप ग्रेगरी ने बहुत सारा मतलब वो किया, प्रयास किया, लोगों को एकत्र किया, लोगों की विचारों को बदलने का कोशिश किया, और अब किया भी ऐसा, धर्म के आधार पे दिव्यांगों की सहायता भी किया, ठीक है, ऐसा हुआ भी, परंतु ज़्यादा सकारात्मक नहीं हो पाया। और लोग इसे काल में ही दिव्यांग व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर हमें एक चीज़ जो मिलती है कि कोई विशिष्ट फैक्ट और विशिष्ट कारण नहीं मिल पाए कि इस पर अंकुश लगाया जा सके दिव्यांगता पे, या एक फैक्ट कारण बता दिया जाए कि यहाँ से दिव्यांगता होती है, यह क्रियाविधि नहीं पता चल सकी थी। और इसी समय इन्हें बुरी आत्मा कहकर घर से भी क्या कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। मध्यकाल में देखो, मैं बताऊं आप लोगों को, मध्यकाल से ही बेसिकली यहाँ से फैक्ट मिले हैं, यहाँ से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, अभी आप लोग आगे देखेंगे। तो मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों में दिव्यांगों की सेवा का जो दायित्व है वो ग्रहण किया गया, और इसके लिए अनाथालयों में की जो है स्थापना की गई। तो मध्यकाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक काम ये हुआ कि उस समय ईसाई गिरजाघरों को और ईसाई गिरजाघरों में दिव्यांगों की सेवा का दायित्व दे दिया गया। मतलब एक ऐसा घर बनाया गया, गिरजाघर ईसाई के समय में, कि जहाँ पर दिव्यांग बच्चों को सेवा प्रोवाइड किया जाए, और अनाथालय बनाए गए। तो ये सारी की सारी जो है मध्यकाल में आया था। और मध्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ था, देखने को मिला था। तो मध्यकाल यहीं से मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, मध्यकाल कहाँ से इसका वर्ष माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा 17वीं का अंत होगा और 18वीं का शुरुआत होगा, ठीक है। तो उस समय क्या मिला था कि दिव्यांगों को जो है एक प्रकार से उनको सेवा दी गई, उनको सुधारा गया अनाथालयों के माध्यम से और गिरजाघरों के माध्यम से। धीरे धीरे लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन आने लगा, सामाजिक जो है पुनरुत्थान होने लगे। उसी के परिणाम स्वरूप अगर बात किया जाए 17वीं शताब्दी के अंत में दृष्टि और अक्षम श्रवण व्यक्तियों को शिक्षण के लिए प्रभावी तरीके खोजे गए। तो मैं आपसे देखो अभी कह रहा था ना कि 17वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, और बेसिकली 18वीं शताब्दी में जो है स्पेशल एजुकेशन का एक वर्चस्व फैल गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ अनुमान लगा भी सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में दिव्यांग बच्चों में, दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चों के लिए एजुकेशन जो था, जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, वह प्रभावी हो गया। प्रभावी होने का मतलब हो गया कि एक प्रकार से वो सफल हुआ, कुछ हद तक वो सफल हुआ। आगे हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में, तो दर्शन शास्त्री एक थे, उनका नाम था रेने डेस्काई 17वीं शताब्दी में। और इन्होंने बताया एक ऐसा सिद्धांत, और उसका नाम रखा सीखने का सिद्धांत। और ये सीखने का सिद्धांत का नींव रखा। तो एग्ज़ाम में कभी प्रश्न आ जाए कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया है और उसमें ईएल थॉर्नडाइक ना हो,
ईएल थॉर्नडाइक ना हो तो उसके बाद आप किसका नाम लगाएंगे? तो वहाँ पर रेने डेस्काई का नाम होगा। किसका नाम होगा? रेने डेस्काई का नाम होगा। तो फिर आप उनको सही मार देना, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, ये 17वीं शताब्दी की जिक्र की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इसकी नींव रखा। और इसी काल में अगर आप लोगों से बात मैं करूँ तो एक नाम है पेड्रा पोज, पेंड्रा, ये पेड्रा पोन्स है, पेंड्रा पोन्स डी लीथॉन नामक एक स्पेनिश मंक ने बहरे व्यक्तियों को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो 17वीं शताब्दी के अंत में भी और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पेंड्रा पोन्स डीलीथोन ये नामक एक स्पेनिक मंक था। मंक का मतलब आप ऐसा ना समझे कि एक ऐसा नाम है, एक ऐसा स्पेनिश व्यक्ति का नाम है जिसने बहरे व्यक्तियों के लिए पढ़ना लिखना बोलना सीखना इत्यादि क्रियाएं जो है प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेंड्रा पोन्स क्या है? तो पेंड्रा पोन्स एक नाम है स्पेनिक्स का, और स्पेनिश ने ये शुरुआत क्या की थी? पढ़ने लिखने बोलने और सीखने की क्रियाविधि दी थी। किसको लेकर? बहरे बच्चों को लेकर। बहरे का मतलब एक प्रकार से हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए ये काम किया था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी काल में जब भारत में पूर्ववत तरीकों से दिव्यांगों की सुरक्षा भी दी गई, तो उसी काल के दौरान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षाएं भी क्या की गई? प्रोवाइड कर दी गई थी। और इसी काल में सूरदास को जन्मजात दृष्टिहीन थे, भगवान श्री कृष्ण के गुणों की कविता के रूप में रचना। अच्छा, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सूरदास जी को तो आप जानते हो दृष्टिहीन व्यक्ति थे, और इन्होंने कृष्ण जी के गुणों को कविता के रूप में जो रच दिया वो सूरदास जी थे, जो कि एक प्रकार से विजुअल व्यक्ति थे वो, ठीक है। उन्होंने देखा नहीं था, उनके बारे में उन्होंने सुना था, अध्ययन किया था, ठीक है। एक प्रकार से उनके गुणों की कविता कर दी, ठीक है, सूरदास जी ने। और इसी काल में ही एक मुस्लिम दृष्टिहीन अन्नान हुआ करते थे, और यही आगे चलकर हाफिज बने। और उन्होंने क्या लिख दिया था? कुरान का पूरा कंठस्थ, मतलब कुरान लिखा नहीं था, उन्होंने कुरान का पूरा जो भी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, एक प्रकार से क्या होता है कुरान के अंतर्गत, क्या होता है बताइए जरा। जैसे रामायण में दोहा चौपाई होता है, छंद होता है, उसी तरीके कुरान के भी अंदर कुछ हुआ करता होगा। बताइए जरा गुलाम मिर्जा जी। गुलाम मिर्जा से नहीं है। नहीं, अच्छा। तो यहाँ पर कुरान के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें जैसे शायद उसको आयात बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, वो कुछ तो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको कंठस्थ याद थी। उनका नाम था अन्नान करके उनका नाम था। इसी काल में ही मराठी और पेशवाओं ने गुप्तचरी और जासूसी कार्यवाही हेतु अपनी कर्मचारियों में मूक एवं बधिर लोगों को जो है नियुक्ति की थी। तो आप ये भी देखिए, जो मराठी और पेशवाओं के जो गुप्तचर हुआ करते थे, और अच्छा यही नहीं, वही तो कौटिल्य के भी समय में हुआ करते थे, ठीक है भाई, कौटिल्य के समय में भी हुआ करते थे, जो मुकबधिर व्यक्ति हुआ करते थे गुप्तचर हुआ करते थे, और यही काम मराठी और पेशवाओं में कि गुप्तचर भी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी बात आपको दोनों जो है वहाँ से रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। और इसी प्रकार जो है इसी काल में दिव्यांगों को सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया 17वीं शताब्दी के अंत में, और इसी के परिणाम स्वरूप दिव्यांगों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सोचा जाने लगा। और ठीक इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि सदी के पूर्व आई शताब्दी के इतिहास में कोई विशिष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई थी, परंतु कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, और वो भी पॉजिटिव रहा। भारत में कई ऐसे दिव्यांग हुए जिन्होंने हमारी संस्कृति को काफ़ी योगदान भी दिया है, इन्हें स्वीकार भी किया गया है। अन्य देशों में भी इनकी दशा सुधारने के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया गया है। 18वीं शताब्दी में दिव्यांग के क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ, और इनका उल्लेख जो है विस्तृत रूप से मिलता भी है। तो आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे 17वीं शताब्दी के अंत तक भाई, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग बस ऐसी तरीके से आप समझते चलिए, स्पेशल एजुकेशन का इतिहास जो है आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक बातों को आप लोग ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है।
आगे अगर हम देखें 18वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शुरुआत की बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के, कि विशिष्ट शिक्षा के ऐतिहासिक जड़ें जो है मुख्यतः इसी सदी के पूर्व दिखाई देती है, और इस युग में विशिष्ट बच्चों के लिए समकालीन शैक्षिक प्रणाली प्रत्यक्षता देखी जा रही है। और इस समय लोगों को दृष्टिकोण, जो इस समय के लोगों के दृष्टिकोण थे, उनमें बदलाव भी आने लगा, और लोगों ने दिव्यांगों को ईश्वर का दंड कहकर पुकारने लगे। लोगों ने क्या कहने लगे भाई, ईश्वर का दंड कहकर पुकारने लगे, और ये क्रियाविधि 18वीं शताब्दी में हुई। और यह कथन चीन के सिद्धांत पर आधारित था, और यह सामाजिक पुनरुत्थान के अवस्था जो है हम इसे कह सकते हैं। तो कहने का मतलब सामाजिक पुनरुत्थान की जो अवस्था होती है हम किसे कहते हैं, सामाजिक पुनरुत्थान की जो अवस्था है हम किसे कहते हैं, तो ये चीन के सिद्धांत पर आधारित था। और चीन के सिद्धांत पर जो आधारित था, ये लोगों का दृष्टिकोण में जब बदलाव आने लगा कि लोगों ने दिव्यांगों को ईश्वर का दंड कहना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और यही क्रियाविधि सामाजिक पुनरुत्थान करने, मतलब अब उनको दंडित नहीं किया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा है, उनको समाज से निरस्कृत नहीं किया जा रहा है, ठीक है, एक प्रकार से समाज से जोड़ा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर ज्ञान भी अभी पूरा अधूरा है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, उनका ज्ञान भी अभी वहाँ पर अधूरा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सामाजिक पुनरुत्थान की अवस्थाएं जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी 18वीं शताब्दी में। आगे बात करते हैं, इसी में डेवलप भी हुआ, ऐसी बात नहीं कि ये डेवलप हुआ, इसी में डेवलप भी हुआ है। और इसी समय विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में कई मुद्दे उठकर आए भी, जो आज के परिवेश में सही बैठते हैं। और इसी काल में जो है, इसी काल को जो बोला गया वो डार्विन काल बोला गया। जो डार्विन काल था, डार्विन काल में विशिष्ट शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो उसमें कई ऐसे मुद्दे उठकर आए थे जो परिवेश में सही बैठते थे। परिवेश में सही बैठने का मतलब ये हुआ था कि कुछ चीज़ें हमें पता चल चुकी थी, कुछ कारण हमें पता चल चुके थे, कुछ जानकारी हमें मिल चुकी थी, और उनके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करते थे कि उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड करते थे, चाहे शैक्षणिक एजुकेशन प्रोवाइड हो, चाहे व्यावसायिक एजुकेशन प्रोवाइड हो, यह प्रक्रिया हम देते थे। और वही प्रक्रिया कही जाती थी डार्विन काल कहा जाता था। डार्विन काल किसको कहा जाता था, जब विशिष्ट शिक्षा के बारे में हमने बात करना शुरू कर दिया। ऐसी क्रियाविधि 17वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हो गया था। तो ये 18वीं शताब्दी पढ़ रहे हैं तो आप लोग 18वीं शताब्दी को ही लगाना, क्योंकि 18वीं शताब्दी में डार्विन काल आया हुआ है, ठीक है। इसी काल को पुकारा गया है डार्विन काल, 18वीं शताब्दी को डार्विन काल भी कहा गया, इसे आप ध्यान रखेंगे। उस समय के युग में शैक्षिक पुनरुत्थान की अवस्था भी कहा गया। तो देखिए अभी मैंने बताया आपको ना कि एजुकेशन भी यहाँ पर क्या किया गया, एजुकेशन के बारे में भी बात की गई, प्लस सामाजिक पुनरुत्थान के बारे में भी बात की गई, प्लस अगर मैं बात करूँ तो वाणी और भाषा से संबंधित विकास भी हुआ। और वाणी और भाषा के संबंधित जब विकास हुआ तो इसमें एक नाम आता है, सर्वप्रथम पेरिस में अम्बे चार्ल्स माइकल का नाम आता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जिसको आप डार्विन काल कहते हो, जिसको आप शैक्षिक पुनरुत्थान कहते हो, जिसको आप सामाजिक पुनरुत्थान कहते हो, ये एक नाम है 18वीं शताब्दी का। और 18वीं शताब्दी में वाणी एवं भाषा के विकास के संबंध में सबसे पहले एक नाम आता है पेरिस में अम्बे चार्ल्स माइकल का नाम। और इनका जो कार्यकाल था 1712 से लेकर 1789 तक, यानी 1789 तक। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सैमुअल हावे का नाम आता है। इन्होंने हस्तचलित संकेत, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैमुअल हावे का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। सैमुअल हावे ने हस्तचलित संकेतों की पद्धति विकसित किया है। तो एग्ज़ाम में ये जो है टीजीटी में प्रश्न बनाया भी गया है कि सैमुअल हावे ने कौन से संकेतों को पद्धति या कौन से संकेत की पद्धति दी है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आ जाता है, या तो पूछ लेता हस्तचलित संकेतों की पद्धति किसने विकसित की है, तो आप कहेंगे सैमुअल हावे, यह आप ध्यान रखेंगे, जिसका प्रयोग मुख बधिर व्यक्तियों के शिक्षण को सफलतापूर्वक किया गया। और यह एक प्रकार से बताऊं तो मैं सफल भी रहा। और इन्हें सांकेतिक पद्धति का पिता या जनक कहकर पुकारा गया। तो सांकेतिक भाषा या सांकेतिक पद्धति की बात किया जाए, जनक कौन है या फादर कौन है, तो आप तुरंत कहेंगे सैमुअल हावे का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, सैमुअल हावे का नाम लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। बताइए एक बार, यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए फिर क्या कहता है कि डॉक्टर डिडरिट के, यहाँ पे डॉक्टर डिडरिट नाम है एक, इन्होंने पेरिस के समाचार पत्रों में छपे
एक लेख से प्रभावित होकर सन 1748 में दृष्टिहीन व्यक्तियों के शिक्षा का प्रारंभ कर दिया। तो आप एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सैमुअल हावे का नाम तो पता हो गया कि हस्तचलित में है, तो ठीक उसी प्रकार से एक नाम और याद रखिए डिडरीट का। और डिडरीट का नाम यहाँ पर इसलिए याद रखिए क्योंकि इन्होंने पेरिस के जो समाचार पत्र थे उन समाचार के पत्रों के लेख में प्रभावित होकर इन्होंने एक चीज़ बताया 1748 में कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों के लिए हमें शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो 1748 में ही एजुकेशन पेरिस में स्टार्ट हो गया था। तो एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि भाई बताइए विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए सबसे पहला जो है शुरुआत कहाँ से किया गया है। तो आप लोग कहते भी होंगे कि पेरिस में स्टार्ट किया गया है, तो ये बात तो क्लियर है आप लोगों को, है ना। और कब किया गया? 1748 में किया गया। ठीक उसी प्रकार से मुख बधिर व्यक्तियों के लिए जो शिक्षण की बात होगी तो सांकेतिक पद्धति को लेकर तो आप किसका नाम लिखेंगे? सैमुअल हावे का नाम रखेंगे ध्यान में, ठीक है। तो दोनों नाम जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करते हैं सर वैलेंटाइन हावे का नाम आता है। देखो यहाँ पे नाम जो है ध्यान रखिएगा कहीं कंफ्यूज ना आप लोग हो जाएं कि भाई हावे कौन सा नाम होगा, ठीक है। उनका नाम हावे है, फिर सैमुअल हावे का नाम में कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे, ठीक है भाई। दोनों नाम जो है अलग अलग हैं, क्लियर हो गया। एक सैमुअल हावे करके हैं और एक नाम जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर वो नाम किसका है? वैलेंटाइन हावे का नाम है, ठीक है भाई। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इन्होंने आपको क्या बताया भाई कि दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना कर दी। और प्रथम विद्यालय के रूप में जो आया वो आया 1784 ईस्वी में। तो आपको देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पर, एक तो 1748 हुआ जो 1748 था, दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा प्रारंभ हुई थी लेकिन विद्यालय नहीं था। कारण ये था कि डॉक्टर डिडरिट जो थे उन्होंने शिक्षा तो प्रारंभ कर दी थी परंतु समाचार पत्र में छपे एक लेख से वो प्रभावित हुए थे। अपने मन से उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, विचार तो आया उनके अंदर लेकिन जहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा और विचार आया कि भाई दिव्यांग व्यक्तियों को पढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने पढ़ाने के लिए तो फोर्स तो कर दिया परंतु कोई स्कूल वगैरह या विद्यालय वगैरह नहीं हुए करते थे। विद्यालय वगैरह में जो नाम आता है वैलेंटाइन हावे का नाम आता है और सैमुअल हावे का नाम आता है तो हस्तचलित संकेत में नाम आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बात होती है फिर पेरिस में जब विद्यालय की स्थापना होगी 1784 में, तो इसी समय में दृष्टिहीनों को पढ़ाने के लिए रोमन लिपि का उपयोग किया गया। तो पहले जो रोमन लिपि, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि रोमन लिपि का उपयोग कब किया गया है तो आप कहना भाई 1784 में किया गया है, ठीक है। और किसके लिए किया गया था? ये दृष्टिहीनों के लिए किया गया था। कहीं आप सोचो कि विजुअल इम्पेयर जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर एक विशेष खोज के उपयोग के द्वारा मानसिक मंद बच्चों को व्यवस्थित प्रशिक्षण के जो है तरीके को विकसित किया गया और यही विकसित करने की विधि का प्रतिपादन जो किया वो जीन मार्क इटार्क ने किया। तो आप ध्यान सुनिए, जब यहाँ पर मैंने 3-4 बातें बताई है। एक तो मैंने सांकेतिक पद्धति के बारे में बताया सैमुअल हावे का नाम, दूसरा मैंने नाम बताया आप लोगों को शिक्षा में डॉक्टर डिडरीट ने शुरुआत कर दी। वैलेंटाइन हावे ने क्या कर दिया? प्रथम विद्यालय स्थापित कर दिया पेरिस में 1784 में। दृष्टिहीन को पढ़ाने के लिए रोमन लिपि का उपयोग किया गया, लेकिन इसमें एक विशेष खोज ये हुई थी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, मानसिक मंद वाले जो बच्चे हैं, उन मानसिक मंद वाले बच्चों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण देने का तरीका भी इसी समय विकसित हो गया। तो अब तक तो 2 बातें तो क्लियर हो गई थी आप लोगों को कि भाई हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपका आ जाता है नाम, जो यहाँ पर बात होती है मुख बधिर व्यक्तियों के लिए या संकेतों की बात होती है, तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरे क्लियर ये हो गया कि विजुअल इम्पेयरमेंट में भाई ये भी क्लियर हो गया आपका कि पहले शिक्षा किसने प्रारंभ की, बाद में विद्यालय किसने खोला, ये भी अब यहाँ से शुरू होता है मानसिक मंद के लिए। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले थे उनके लिए व्यावसायिक या व्यवस्थित प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गया और ये प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था जीन मार्क इटार्क ने 1784 और 1838 के बीच में इसका कार्यकाल था। और इन्होंने फ्रांस में पेरिस के निकट विचरान के समीप जंगल के एक 11 से 12 वर्ष के बालकों को घूमते हुए पाया था जो बोलने में अक्षम, विकृति शारीर भी वाला था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि जीन मार्क इटार्क ने कितने साल के बच्चों को पाया और कहाँ से लिया,
ठीक है। तो पेरिस के निकट एक था अविचरान, उसके समीप एक जंगल था, और उस जंगल में पाया था 11 से 12 वर्ष का एक लड़का था जो घूमता रहा, उसको लिया था वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, पशु समान प्रवृत्ति दिखा। तो जीन इटार्क ने उस व्यक्ति में क्या देखा, पशु जैसा व्यवहार कर रहा था, कोई ऐसा व्यवहार नहीं जो समान व्यक्ति। क्योंकि अगर आपको जंगल में मान लीजिए बचपन से ही छोड़ दिया जाए 10 साल 15 साल 20 साल, तो आप जंगलों जैसा बिहेवियर करेंगे। तो ऐसा देखा कि भाई ये व्यक्ति तो पहली बात तो जीवन से रहा, यानी जब इसका जन्म हुआ होगा तभी से है व्यक्ति ये, तो क्योंकि पूरा बिहेवियर उसका जंगलों जैसा ही है। तो इन्होंने कहा कि भाई पूरा शरीर जंगली जानवरों से, छोटे छोटे आक्रमणों से जख्मी भी था उसका, और उसे इटार्क पेरिस में लाया गया और उसका नाम रखा गया क्या भाई, विक्टर। तो एक प्रश्न ये भी पूछता है कि बताइए जीन मार्क इटार्क ने किस व्यक्ति पर किया, तो विक्टर नाम मिलेगा, तो फिर तो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका सही जवाब। और कब किया, ठीक है, इसका जो कार्यकाल था 1774 से लेकर 1838 के बीच में। कहाँ पर पाया, अविचरान जंगल में, एक उसके समीप एक जंगल था उसमें पाया, मतलब जंगल में पाया था। बच्चा कितने साल का था, 11 से 18 वर्ष का बच्चा था, ठीक है। बस इतनी बातें ध्यान रखना आप लोगों को। और फिर उसको दिया गया विशेष प्रशिक्षण, और इटार्क ने उसे कपड़े पहनाए भाई, कप में पेय पदार्थ भी पीने के लिए दिया करता था, भोजन करने के लिए भी जो है भोजन दिया करता था, 3 अक्षरों के शब्द भी उसे समझाया सिखाया जाता था। जबकि उसमें आंशिक सफलता भी मतलब यहाँ पर ज़्यादा सफलता तो नहीं मिल पाई, थोड़ी बहुत सफलता मिली उसको, जीन मार्क इटार्क को, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा था उस पर काम किया, और ज़्यादा सफलता नहीं मिली, थोड़ी बहुत सफलता मिली थी विक्टर के ऊपर, जो विक्टर 11 से 12 साल का था। और फिर भी इसी विधि के परिणाम स्वरूप पिछड़ों के लिए शिक्षा की शुरुआत हुई। तो पिछड़े व्यक्तियों के लिए यहाँ से इनके लिए शुरुआत की गई, और उन्होंने मनोवैज्ञानिक और भौतिक शिक्षा पर जोर दिया। उनके द्वारा इस प्रयोग का परिणाम स्वरूप जो विकसित हुआ, और प्रणाली में स्नायुओं, नाड़ियों, प्रतिक्रियाओं को समाहित करने वाला शिक्षण दिया गया, व्यवहार प्रबंधन किया गया। शिक्षा को व्यक्तिकरण था, और जो मंद बुद्धि बच्चों के विद्यमान क्रियात्मक स्तर के अनुसार था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखा यहाँ तक जीन मार्क इटार्क के माध्यम से, ठीक है भाई। आगे बात करता है कि इन्होंने शिक्षक और शिष्य के बीच में संपर्क पर जोर दिया, मतलब घनिष्ठता संबंध भी पर बल दिया। और आज की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें विद्यमान संबंध भी स्थापित करना ज़रूरी होता है। शिक्षा विधि का सुझाव भी यही है कि वहाँ पर भी उस समय बनाया गया था घनिष्ठ संबंध, और आज भी वो चीज़ें लागू हो रही है, घनिष्ठ संबंध बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाना है कि नहीं, बताइए जरा, कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी, बताइए जरा। जी सर, कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है सर। जरूरी है। इसी काल में थॉमस हैपकिंस जो है ग्लाउडेट, अगर मैं बात करूं, ग्लाउडेट नाम है यहाँ पर, ठीक है, हैपकिन ग्लाउडेट नाम है। और इन्हें बधिर बच्चों के लिए कहा कि अपनी उंगलियों की सहायता से संप्रेषण करना सिखाया। तो देखो, बधिर व्यक्तियों के लिए अंगुलियों से सहायता कराने के बारे में, अंगुलियों को कम्युनिकेशन के मतलब अंगुली के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाए, ये क्रिया विधि किसका आता है, थॉमस हैपकिंस का नाम आता है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर एक नाम है, देखो विक्टर नहीं है, ये विंजर नाम है, ये क्या नाम है, विंजर नाम है, ठीक है। विक्टर तो भाई जीन मार्क इटार्क ने उस पर क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हो 11 से 12 वर्ष का जो बच्चा था जंगली, उसको प्रशिक्षण दिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था। लेकिन विंजर ने यहाँ पे 1986 में कहा कि 18वीं शताब्दी के अंत में कि अमेरिका और फ्रांस के आंदोलन का अनुसरण करते हुए दृष्टि और श्रवण अक्षम बच्चों के शिक्षण प्रभावी तरीके से खोजे गए। 1794 में पीनेल ने मानसिक अस्पतालों में मानसिक रोगियों को लोहे की जंजीर से मुक्त करने का आदेश दे दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में दिव्यांग और श्रवण अक्षमता के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि पिंगेल ने जो मानसिक अस्पताल बनाए और मानसिक रोगी बनाए,
उनमें लोहे की जंजीर से मुक्त करने का आदेश दे दिया था। पहले उनको जंजीरों में बांध दिया जाता था और उनको मुक्त कर देने की बात हो गई। नाम था वो पिंगेल का शासन 1794 का। और 18वीं शताब्दी में दिव्यांगों को लेकर श्रवण और क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण की क्रांतिकारी जो होगी एक प्रकार से परिवर्तित हुआ, यानी एक प्रकार से कह सकते हो शिक्षण प्रशिक्षण जो है प्रभाव में आया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में क्या हो गया था, शिक्षण प्रशिक्षण का जो प्रभाव रहा वो सकारात्मक रहा। कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा अभी कि शैक्षिक पुनरुत्थान की बात हुई, सामाजिक पुनरुत्थान की बात हुई है, प्लस में आपने देखा सांकेतिक पद्धति के बारे में मुख बधिर व्यक्तियों को शिक्षण प्रशिक्षण जो सफल भी रहा। और नाम किसको जाता है, सैमुअल हैवे का। और सबसे पहले अगर विकास की बात आती है तो वो आता है अम्बे चामर्स का, फिर सैमुअल का नाम आता है, फिर बाद में वैलेंटाइन हैवे ने विद्यालय की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर जीन मार्क इटार 11 साल के बच्चे को विक्टर नाम को ले आया जंगल से, उसको शिक्षा प्रशिक्षण दिया, तो उससे पता चला कि भाई पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति होंगे उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं। ये बात हुई जीन मार्क इटार के द्वारा बताई गई, है ना। फिर उसके बाद जो विंजर का नाम आया, अमेरिका और फ्रांस के आंदोलनों का अनुसरण किया, और फिर उसके बाद दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में खोज किया। पिंगल का नाम आया, मानसिक अस्पताल में जो व्यक्तियों को, जो दिव्यांग व्यक्ति हुआ करते थे उनको जंजीर, लोहे के जो जंजीर हुआ करते थे उसमें बांध दिया करते थे, उससे मुक्त करने की बात कर दी पिंगेल ने। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 18वीं शताब्दी के बारे में था। ठीक है, और 19वीं शताब्दी के बारे में ये कल आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, 1-2 दिन में। भाई हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करते चलिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए, है ना। तो यहाँ से मैंने आज आप लोगों को 3-4 पॉइंट बताए हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए। ओके सर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। अब कल आपके और फैक्ट मिलने वाले हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में बहुत सारे फैक्ट हैं। हम प्रथम शताब्दी से बात कर रहे हैं और हम आ चुके हैं इस समय 19वीं शताब्दी के बारे में। तो 19वीं शताब्दी के बारे में हम लोग कल जानकारी रखेंगे। ठीक है भाई।